अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉमर्स कट्स। मैं हूं आपका टीचर उमैर और आज हम डिस्कस करेंगे 36 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इनकम टैक्स का जो एग्जाम्शन का चैप्टर है उससे। तो स्टूडेंट्स चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की ये थर्ड क्लास जिसके अंदर हम 36 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो 2 क्लासेस हो चुकी हैं उसका लिंक ऊपर मौजूद है, आप वो पहले क्लासेस देख लें। ये थर्ड क्लास है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पशन ऑफ इनकम टैक्स के 36 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलें क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज क्या कहता है? कहता है कि हेड ऑफ इनकम अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आर। कहता है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है 2001 वो क्या कहता है कि कितनी हेड्स ऑफ इनकम है। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ये कहता है कि देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, जिसमें है फर्स्ट सैलरी, सेकंड है प्रॉपर्टी, थर्ड है हमारे पास बिजनेस, फोर्थ है हमारे पास कैपिटल गेन और फिफ्थ है अदर सोर्स। तो इसका मतलब है देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। तो इसका मतलब यह है इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी 5। तो 5 हेड्स ऑफ इनकम है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, सेकंड एमसीक्यूज क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन क्लासिफाइड एज हेड ऑफ इनकम। तो इनमें से कौन सी ऐसी हैं जो हेड्स ऑफ इनकम है? तो अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। तो आप देख लें यहाँ पे प्रॉपर्टी भी है, सैलरी भी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस भी है। तो ये ऊपर वाली जितनी है ये सारी है क्या है? इनकम है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQs। नेक्स्ट MCQs, थर्ड MCQs कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज हेड ऑफ इनकम। इनमें से कौन से ऐसे हैं जो के इनकम के हेड के अंदर फॉल करते हैं? तो आप देख लें, क्या अदर सोर्स इनकम में आता है? बिल्कुल आता है जी। प्रोफेशन भी आता है एंड बिजनेस भी आता है। इसका मतलब ये है डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन कि ऑल ऑफ द दीज जो ऊपर अबव हैं ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं? ये हेड्स ऑफ इनकम है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ MCQs, द सबमिशन ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम इज कॉल्ड। कि हमारे पास जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है इन सब को जब हम प्लस कर लेते हैं तो उसके बाद आंसर जो आता है वो क्या होता है? तो हम अगर उसमें से कोई चीज एग्जाम्प्ट नहीं है तो उसके बाद जो आंसर आता है 5 इनकम्स को ऐड करने के बाद, तो याद रखिएगा उसको हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम। तो ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, फाइनल इनकम, नन ऑफ द अबव। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो 5 हेड्स की जब हम इनकम को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं वो हमारी टैक्सेबल इनकम है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ MCQs क्या है? अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 टैक्स कंसेशंस मीन। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक टैक्स में जो कंसेशन है उसका मतलब क्या है? आप कंसेशन का मतलब क्या होता है? छूट, रिडक्शन। तो फर्स्ट रिडक्शन इनकम टैक्स बिल्कुल है जी। रिडक्शन इन टैक्स रेट ये भी है कि टैक्स का रेट कम हो जाना, ये भी एग्जाम्प्ट है आपको। तीसरी हमारे पास क्या है? रिडक्शन इन टैक्सेबल इनकम। तो इसका मतलब आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो गई है। तो ये सब चीजें हमारे पास एग्जाम्पशन के कैटेगरी के अंदर आती हैं। इसका मतलब ये है ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस MCQs कि ये तीनों ऑप्शंस इनकम टैक्सेबल इनकम के अंदर जो रिडक्शन है, टैक्स रेट है, तो ये सब चीजें जो हैं ये किसके अंदर आती हैं? कंसेशन के अंदर आती हैं। लिहाजा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQs। नेक्स्ट हमारे पास 6th MCQs क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द हेड ऑफ इनकम। इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि इनकम नहीं है?
5 हेड्स ऑफ इनकम है, उसमें से आप देखें मैंने एग्रीकल्चर इनकम तो नहीं कहा था, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स तो बताया था। इसका मतलब इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम जो है ये हेड ऑफ इनकम में नहीं आता। लिहाजा हमारा जो उसने क्वेश्चन ये था कि कौन सा ऐसा हेड है इनमें से जो इनकम नहीं है, तो हम कहेंगे एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट द हेड ऑफ इनकम, लिहाजा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं 7th MCQs क्या है। Allowance attached to any honor awarded by the President of Pakistan shall be। तो याद रखिएगा जब भी आपको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कोई भी अवार्ड दे तो वो टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है। आइदर वो कैश में हो, आइदर वो किसी कोई चीज हो, किसी काइंड के अंदर हो, जो कुछ भी, सिंपल रूल ये है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आपको कोई भी अवार्ड दे रहा है किसी भी सूरत में, वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट है। सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की बात हो रही है यहाँ पे। इसके अलावा अगर कोई देगा तो टैक्सेबल है। फॉर एग्जांपल सीएम दे रहा है जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब दे रहा है आपको कोई अवार्ड, तो वो टैक्सेबल होगा। सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए ये कंसेशन है कि प्रेसिडेंट जो आपको अलाउ कोई भी आपको देगा, अवार्ड देगा, अलाउंस देगा, पैसे दे रहा है यहाँ पे, तो वो सारे के सारे एग्जाम फ्रॉम टैक्स होंगे। तो लिहाजा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQs। नेक्स्ट हमारा 7 के बाद 8 MCQs क्या कहता है। अलाउंस अटैच टू एनी अवार्ड अवॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अभी वही फिर बात आ गई कि कोई भी अलाउंस है जो अटैच किया गया है कोई अवार्ड की सूरत में अब, ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान दे रहा है, तो अभी हमने डिस्कस किया वो क्या होना चाहिए, एग्जाम्प्ट होना चाहिए। लिहाजा आपको पता है सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQs। नेक्स्ट हमारे पास 9 क्या कहता है। एनी मॉनेटरी अवार्ड ग्रांटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आप समझ गए होंगे, मैंने अभी आपको बताया मॉनेटरी हो कुछ भी हो, सब कुछ क्या है, एग्जाम्प्ट है। इसमें भी आप जल्दी से पहुंच गए होंगे। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है फॉर दिस MCQs के अवार्ड मॉनेटरी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान दे रहा है, लिहाजा वो एग्जाम्प्ट हो गया। लिहाजा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQs। नेक्स्ट हमारे पास 10वां MCQs क्या कहता है। स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू अ पर्सन टू मीट द एजुकेशनल कॉस्ट शैल बी। याद रखिएगा जो स्कॉलरशिप आपको मिलता है, आपके जो कॉस्ट है, एजुकेशन की कॉस्ट है, ठीक है, उसको मीट करने के लिए तो टोटली एग्जाम्प्ट होता है, ठीक है, टोटली क्या होता है, एग्जाम फ्रॉम टैक्स होता है। लिहाजा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQs। नेक्स्ट हमारे पास जो 11वां MCQs है वो क्या कहता है। द सेकंड स्केड्यूल ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के जो सेकंड स्केड्यूल है वो क्या है, उसके अंदर क्या चीजें मौजूद है। तो याद रखिएगा जो सेकंड स्केड्यूल है उसके अंदर 3 चीजें हैं। एक तो ये है कि जो आपकी टोटल एग्जाम्पशंस हैं फ्रॉम द टैक्स वो दी हुई हैं कि कौन कौन सी एग्जाम्पशंस हैं आपको, ठीक है, उसकी लिस्ट है। फिर लो रेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और तीसरी चीज क्या है कि कौन कौन सी आपको रिडक्शंस अलाउ हैं। तो लिहाजा ये तीनों चीजें सेक्शन 2 के अंदर, सॉरी स्केड्यूल 2 जो है, सेकेंड स्केड्यूल जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, उसके अंदर ये मौजूद है। लिहाजा ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQs। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है 12। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी। तो अभी वो ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा शेड्यूल है जो ये बताता है कि अगर टैक्स में आप रिडक्शन चाह रहे हैं तो कौन सा स्केड्यूल बताएगा। तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, तो आपको पता है जो सेकंड स्केड्यूल है वही क्या करता है, ये शो करता है कि कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो आप टैक्स में से रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो अलाउएबल डिडक्शंस जो हैं वो सेकंड स्केड्यूल के अंदर हैं। लिहाजा सेक्शन जो ऑप्शन बी है वो हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है फॉर दिस MCQs। 13 क्या कहता है। हु मे अमेंड द सेकंड शेड्यूल। अब ये जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है ये फेडरल गवर्नमेंट का है, ठीक है, FBR के अंडर है। तो आपको याद पता होना चाहिए कि जो भी अमेंडमेंट्स होती हैं वो कौन करेगी, तो फेडरल गवर्नमेंट ही करेगी। लिहाजा प्रोविजनल गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती।
क्योंकि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इस पे वजह से मैं नहीं कह रहा कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है, लिहाजा इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है। फेडरल गवर्नमेंट सेकंड शेड्यूल के अंदर तमाम अमेंडमेंट्स करती है, लिहाजा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है अमेंडमेंट इन द सेकंड शेड्यूल आर प्लेस इन, कहां होती हैं ये? अब जो फेडरल गवर्नमेंट है, आपको पता होना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट कहां बैठती है जी, नेशनल असेंबली के अंदर होता है, लिहाजा जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं वो कहां होंगी, नेशनल असेंबली के अंदर होंगी, लिहाजा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अमेंडमेंट इन द सेकंड शेड्यूल मे बी मेड। अमेंडमेंट्स क्या हो सकती हैं? पहली अमेंडमेंट ये हो सकती है कोई चीज ऐड कर दो या उसमें से निकाल दो, मतलब ओमिट कर दो, या कोई चेंज कर दो, पहले मौजूद थी उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग कर। इसका मतलब ये है कि ये सारे ऑप्शन हो सकते हैं, बाय एडिंग एनी क्लॉज, बाय ओमिटिंग मींस निकाल देना एनी क्लॉज, बाय मेकिंग एनी चेंज इन द क्लॉज और कंडीशन। तो इसका मतलब ये ऑल ऑफ द अबव जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है फॉर दिस एमसीक्यूज। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है जी? एग्जाम फ्रॉम टैक्स होती है, टैक्सेबल अंडर आईटीयू होती है, पार्शियली टैक्सेबल होती है, नन ऑफ दीज होती है। तो याद रखिएगा फेडरल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं लेता, प्रोविजनल गवर्नमेंट ले सकती है लेकिन फेडरल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लेती, लिहाजा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज, एग्जाम फ्रॉम टैक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, द लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड आइटम्स आर प्रोवाइडेड इन द सेक्शन। अब 41 to 51 है, 21 to 31 है, 61 to 71 है, 81 to 91 है। तो याद रखिएगा जो एग्जाम आइटम्स हैं उनकी जो लिस्ट है वो जो सेकंड शेड्यूल है उसके 41 to 51 सेक्शन के अंदर मौजूद है, लिहाजा ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। नेक्स्ट हमारे पास है मेडिकल अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू, कि मेडिकल जो अलाउंस होता है, अलाउंस मींस पैसे दिए जा रहे हैं आपको इलाज के लिए, मेडिकल के लिए, तो वो एग्जेम्प्ट है लेकिन कितना? तो याद रखिएगा जो रूल है एग्जेम्पशन का, मेडिकल अलाउंस 10% बेसिक सैलरी का एग्जेम्प्ट होता है। तो लिहाजा आप देख लेते हैं इसमें से बेसिक सैलरी वाला कौन सा पॉइंट है। पहला पॉइंट 10% ऑफ बेसिक सैलरी, लिहाजा एग्जेम्प्ट होता है अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। और जो दिया हुआ है 10% ऑफ MTS, 10% ऑफ द अलाउंस, नन ऑफ नो वन कैन। तो ये इसमें से ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वो ऑप्शन हमारे पास वो कहता है मिस्टर ए इज रिसीविंग बेसिक सैलरी। वो कितनी ले रहा है जी बेसिक सैलरी? 10,000 पर मंथ ले रहा है। एंड हिज एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड मेडिकल अलाउंस 20,000 रुपए। कहता है टैक्सेबल इनकम क्या होगी उसकी? तो हम निकाल लेते हैं, जरा देखें। उसने कहा जी बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ है, तो मैंने देखें बेसिक सैलरी 10,000, क्योंकि हम ईयरली टैक्स निकाल रहे होते हैं तो मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो 1,20,000 आ गया। फिर उसने कहा कि एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है इसका मेडिकल अलाउंस, वो कितना है? 20,000 रुपए। तो अब मेडिकल अलाउंस अभी पिछली हमने एमसीक्यूज में देखा था कि मेडिकल अलाउंस 10% बेसिक सैलरी का एग्जेम्प्ट होता है। तो मेडिकल अलाउंस ने 20,000 दिया, हमने इनर कॉलम में लिखना है, उसमें से लेस करना है जितना वो एग्जेम्प्ट है। तो अब बेसिक सैलरी कितनी है हमारे पास? 1,20,000 रुपए। उसका 10% लिया, ये देखें 1,20,000 का 10% लेंगे तो हमारे पास 12,000 रुपए आ गया। तो 20,000 में से 12,000 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 8,000 रुपए। तो ये 8,000 रुपए जो है ये टैक्सेबल होगा। अब 1,20,000 में 8,000 ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल जो आ जाएगा वो 1,28,000 रुपए इसकी टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। ये गलती से यहाँ पे ब्रैकेट्स लगी हैं, ब्रैकेट्स यहाँ पे नहीं होंगी। तो इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है जी? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। नेक्स्ट 20 नंबर एमसीक्यूज, मेडिकल फैसिलिटी शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। वो कहता है मेडिकल फैसिलिटी, याद रखिएगा मेडिकल अलाउंस जो होता है उसकी ट्रीटमेंट मैंने अभी आपको बता दी 10% बेसिक सैलरी का एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन मेडिकल फैसिलिटी जो होती है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। लेकिन किस केस के अंदर? अगर वो आपको प्रोवाइड की जा रही हो अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। किसके मुताबिक? अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। तो अब यहां देख लेते हैं, अगर वो नॉट अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट हो तो वो टैक्सेबल होती है फैसिलिटी। यहां हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है।
तो कहता है वेयर इट इज नॉट अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, ये तो टैक्सेबल होनी चाहिए यहाँ पे। वेयर इट इज अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, तो ये उसने कहा ना मेडिकल अलाउंस शैल बी एग्जेम्प्ट, तो एग्जेम्प्ट किस सूरत में होता है, इस सूरत में होता है। ये ऑप्शन नंबर 2 है, मींस बी ऑप्शन। बोथ ये भी नहीं है, ओनली मेडिकल फैसिलिटीज गिवन ये भी ऑप्शन नहीं है। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन जो है वो क्या है कि जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होता है उसके मुताबिक अगर आपको मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है तो वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट 21 नंबर एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। वो क्या कहता है, मेडिकल फैसिलिटीज टैक्सेबल, अभी मैंने आपको प्रीवियस बता दिया कि अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होगी तो एग्जेम्प्ट, और जब नॉट अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होगी तो क्या होगी, आप खुद कहेंगे जी वो टैक्सेबल होगी। लिहाजा आप यहां से ऑप्शन देख लेते हैं। वो कह रहा है मेडिकल फैसिलिटी टैक्सेबल कब होगी, तो ये पहला ऑप्शन ही मुझे नजर आ गया कि वेयर इट इज नॉट अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, वेयर ओनली मेडिकल फैसिलिटीज गिवन, बोथ आर गिवन, वेयर द अमाउंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज लेस देन मेडिकल अलाउंस, ये ऑप्शन नहीं है। तो पहला ऑप्शन जो हमारे पास है ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू। नेक्स्ट चलते हैं, स्पेशल अलाउंस क्या होता है। स्पेशल अलाउंस आपको पता होना चाहिए हमारे पास क्या होते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस। ये बेसिकली वो अलाउंसेस होते हैं जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटीज। ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो अलाउंस देता है ट्रैवलिंग का, डेली अलाउंस या फिर यूनिफॉर्म अलाउंस, ये अलाउंसेस क्या कहलाते हैं, स्पेशल अलाउंस। और याद रखिएगा क्योंकि ये ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए दिए जाते हैं लिहाजा ये टोटली एग्जेम्प्ट होते हैं। तो लिहाजा यहां देखते हैं वो क्या कहना चाह रहा है। स्पेशल अलाउंस इज exempt when it is given as a fixed remuneration, exempt when it is not given for the performance of employment duties, when it is given for the performance of employment duties। तो आप समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो ठीक है क्योंकि उसमें ये कह रहा है कि स्पेशल अलाउंस वो अलाउंस होता है जो कि एम्प्लॉयमेंट की ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है लिहाजा, और वो एग्जेम्प्ट होता है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। और डी ऑप्शन भी है कि ऑलवेज एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन ऑलवेज एग्जेम्प्ट नहीं होता। इसकी वजह यह है कि अगर वो नॉट द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यूटीज हो तो फिर तो वो टैक्सेबल होगा। तो लिहाजा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास नेक्स्ट है बेसिक सैलरी को कहता है 10,000 है पर मंथ। एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है टीएडीए, अभी मैंने आपको बता दिया टीएडीए क्या होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, 30,000 रुपए फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। अमाउंट ऑफ टैक्सेबल इनकम क्या होगी, आप मुझे खुद बता दें। टीएडीए तो हो गया एग्जेम्प्ट, तो 10,000 उसकी पर मंथ इनकम है, तो अब निकाल लेते हैं। बेसिक सैलरी उसकी है 10,000, 12 से मल्टीप्लाई किया 1,20,000 रुपये आ गया। स्पेशल अलाउंस क्योंकि टीएडीए स्पेशल अलाउंस होता है, एग्जेम्प्ट होता है, तो निल आ गया। तो इसकी टोटल इनकम क्या आ गई 1,20,000। तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, कहता है रीइंबर्समेंट ऑफ एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यूटीज। एंटरटेनमेंट क्या होती है, टी एंड कॉफी प्रोवाइड की जा रही है आपको किस दौरान, जब आप ड्यूटी दे रहे हैं। ठीक है, तो उसकी जो रीइंबर्समेंट हो रही है मींस आपको उसके पैसे वापस मिल रहे हैं। आपने अपनी जेब से पैसे दिए थे, ठीक है, एम्प्लॉयर ने कहा कि आप अपनी जेब से पैसे दें, जितना खर्चा होगा वो हम आपको वापस कर देंगे। ठीक है, टी और कॉफी का। तो एंटरटेनमेंट जो है उसका जो एक्सपेंस है वो आपको रीइंबर्स हो गया। लेकिन ये एंटरटेनमेंट किस लिए हुई है, क्योंकि आप क्या दे रहे थे, ऑफिशियल ड्यूटीज दे रहे थे। तो ये होते क्या है, तो याद रखिएगा ये टोटली एग्जेम्प्ट होते हैं, लिहाजा इसको हम सैलरी नहीं कह सकते। तो इसका आप देख लेते हैं वो क्या मतलब, इसके अंदर ऑप्शन क्या है, मे और मे नॉट बी टर्म्ड एज सैलरी, मे बी नेम्ड एज सैलरी, शैल बी नेम्ड एज सैलरी, शैल नॉट बी नेम्ड एज सैलरी। तो याद रखिएगा ये सैलरी नहीं होती। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन सी चीजें एग्जेम्प्ट है, तो याद रखिएगा which one is exempt from the following, convenience allowance, accommodation allowance, utility allowance, none of these। ये सारे अलाउंस याद रखिए ये सारे के सारे टैक्सेबल हैं। तो लिहाजा तो इधर तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि एग्जेम्प्ट हो। तो लिहाजा ये ऑप्शन इस तरह का ट्रिकी है कि वो पूछ रहा है कौन सा ऐसा अलाउंस है जो एग्जेम्प्ट है, तो यहाँ कोई भी अलाउंस एग्जेम्प्ट नहीं है, ये सारे टैक्सेबल होते हैं। लिहाजा नन ऑफ द दीज जो है ये
करेक्ट ऑप्शन है फॉर दिस एमसीक्यूज। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच वन इज टैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हैं उनके लिए वो टैक्सेबल होती है। तो याद रखिएगा ये पहला ऑप्शन है, कंसिडरेशन फॉर चेंज इन एनी कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि एम्प्लॉयमेंट वो नौकरी कर रहे हैं, उनकी वो जॉब चेंज हो गई है, उस जॉब के चेंज होने से उनको कुछ पैसे मिले, कंसिडरेशन मिली है, तो वो तो उनके लिए फायदा है, तो वो टैक्सेबल होगी। ठीक है। LFA लीव फेयर असिस्टेंस, ये भी टैक्सेबल होता है। इनकैशमेंट ऑफ लीव ड्यूरिंग सर्विसेज, कि आपकी लीव्स पड़ी हुई हैं, आपने उन लीव्स के पैसे ले लिए और अभी आप नौकरी कर रहे हैं, तो ये भी टैक्सेबल है। लिहाजा ये सारी चीजें टैक्सेबल हैं। उसने कहा था विच वन इज टैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट, इसमें से कौन सी एक बताएं, लेकिन ये सारी हैं, लिहाजा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। कहता है विच वन इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एग्जाम्प्ट है। पहली चीज, इनकैशमेंट ऑफ लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, LFA लीव फेयर असिस्टेंस कंसिडरेशन फॉर रिस्ट्रक्टिव कवनेंट, इनकैशमेंट ऑफ लीव ड्यूरिंग सर्विसेज। याद रखिएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए क्या चीज एग्जाम्प्ट है इनमें से। तो पहला जो ऑप्शन है उस पर मैं आपको बात करता हूं, वो कहता है इनकैशमेंट ऑफ लीव, कि लीव्स जो थी आपकी, आपने उनके पैसे ले लिए कब, प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, के आप रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, उस वक्त जो आपकी लीव्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, आपने लीव्स नहीं की, इसका मतलब आप अच्छे एम्प्लॉय हैं, आप जॉब पे आते रहे, आपकी छुट्टियां बची हुई हैं, तो एम्प्लॉय को ये ऑप्शन देता है कि भाई तू ऐसा कर, मेरे पास आता रहे, छुट्टी ना कर, जो तेरी छुट्टियां हैं ना उनके पैसे ले लो। तो मुझे बताओ ना, एम्प्लॉय को फायदा होगा कि नहीं होगा, तो होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए फिर वो कहता है विच वन इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फ्रॉम द फॉलोइंग, तो वो कहता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए क्या चीज एग्जाम्प्ट है। तो जो इनकैशमेंट होती है रिटायरमेंट के वक्त, जो भी आप पैसे ले लें वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होते हैं। उससे पहले आप जब भी लेंगे तो वो सारे के सारे टैक्सेबल होंगे। लिहाजा LFA भी टैक्सेबल होता है, ये इनकैशमेंट ऑफ लीव ड्यूरिंग द सर्विस ये भी टैक्सेबल होता है। लिहाजा ऑप्शन 1 जो है कि रिटायरमेंट के वक्त जो आपकी लीव्स थी, उस वक्त आपने जो पैसे लिए लीव्स के, वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की बात हो रही है, लिहाजा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लम सम अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो याद रखिएगा जो लम सम इकट्ठी अमाउंट रिटायरमेंट के वक्त एम्प्लॉय को देता है वो होती है ग्रेजुटी। तो लिहाजा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। ठीक है जी। पेंशन जो होती है मंथली होती है, लम सम नहीं होती। ठीक है जी। हमारे पास नेक्स्ट है 29 एमसीक्यूज। ग्रेजुटी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉर्पोरेशन इज। तो ग्रेजुटी के रूल्स कुछ देख लेते हैं। पहली ग्रेजुटी जो होती है वो होती क्या है कि कोई भी ऐसी ग्रेजुटी की अमाउंट अगर कमिश्नर से मिले आपको तो वो एग्जाम्प्ट होती है। ठीक है। अगर वो गवर्नमेंट से मिले तो भी एग्जाम्प्ट होती है। तो यहाँ ऑप्शन क्या है वैसे, ग्रेजुटी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, तो आप क्या कहेंगे इसमें, एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। वैसे ही और भी रूल्स देख लेते हैं कि अप्रूव्ड बाय FBR हो तो जितनी ग्रेजुटी होती है उसमें से 3 लाख अमाउंट एग्जाम्प्ट होती है, बाकी टैक्सेबल होती है। ठीक है। इसी तरह अगर वो अप्रूव नहीं है ग्रेजुटी तो जितनी अमाउंट मिलेगी उसमें से आप इन दोनों में से कोई एक अमाउंट लेस करते हैं। 50% ऑफ अमाउंट रिसीव जो ग्रेजुटी की है वो लेते हैं और 75,000 से कंपेयर करते हैं, विच एवर इज लेसर वो इस अमाउंट में से लेस होती है, बाकी टैक्सेबल होती है। तो इस ऑप्शन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। हमारे पास 30th MCQ क्या कहता है, वेयर बेसिक सैलरी इज 20,000 per month and gratuity received from an approved gratuity fund is 5 lakh। अब क्या इसका ऑप्शन है, वो कहता है बेसिक सैलरी इसकी है 20,000, तो 20,000 मल्टीप्लाई 12 किया तो आ गया 2,40,000। अब कहता है ग्रेजुटी रिसीव हुई है अप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड से। तो अभी हमने देखा था अप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड हो तो उसमें से 3 लाख रुपए फिक्स अमाउंट आप माइनस कर सकते हैं। तो इससे प्रीवियस एमसीक्यूज आप देख सकते हैं। तो जितनी अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी थी इसमें से 3 लाख माइनस किया तो बाकी 2 लाख टैक्सेबल हो जाएगी। 2,40,000 में 2 लाख ऐड किया तो 4,40,000 आ गया। तो यहाँ 4,40,000 सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू। अमाउंट रिसीव फ्रॉम ग्रेजुटी अप्रूव्ड बाय द FBR इज,
अभी मैंने आपको बताया कितनी होती है वो एग्जाम्प्ट, 3 लाख तक एग्जाम्प्ट होती है, लिहाजा यही वाला ऑप्शन सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। 32 एमसीक्यूज क्या कहता है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम अनरिकग्नाइज्ड अनअप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड इज। अनअप्रूव्ड हो तो फिर क्या सिचुएशन है, मैंने अभी आपको रूल बताया था कि 75,000 या 50% ऑफ अमाउंट रिसीव, ठीक है, विच एवर इज लेसर वो हम लेस करते हैं, तो ये सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है फॉर दिस एमसीक्यूज। ठीक है जी, टैक्सेबल इनकम, एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ये बहुत सी है लेकिन ये सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। 33 एमसीक्यूज क्या कहता है, मंथली पेमेंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय आफ्टर रिटायरमेंट। आपको पता होना चाहिए जो रिटायरमेंट के बाद पैसे मिलते हैं वो क्या होते हैं, पेंशन होती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सी ऑप्शन क्या है, पेंशन। तो ये पेंशन के रूल भी है कि गवर्नमेंट से जो भी मिलती है वो एग्जाम्प्ट होती है। अगर आप पेंशन रिसीव कर रहे हैं और उसी एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद, ठीक है, और आपकी एज जो है वो 60 ईयर से कम है, तो जो पेंशन लेंगे वो टैक्सेबल होगी, क्योंकि आप उससे सैलरी भी ले रहे हैं, पेंशन भी ले रहे हैं, और आपकी एज भी 60 साल से कम है, तो पेंशन टैक्सेबल। अगर आप पेंशन ले रहे हैं और एज आपकी 60 साल से ज्यादा है और उसी बंदे के पास दोबारा काम कर रहे हैं, तो फिर वो एग्जाम्प्ट ही है। ठीक है जी, तो यहाँ पे इफ 2 पेंशन, अगर 2 पेंशन एक बंदा रिसीव कर रहा है तो लोअर जो होगी वो टैक्सेबल होगी, हायर एग्जाम्प्ट होगी। ठीक है जी, अभी हम ऑप्शन देखते हैं कि इसके अंदर क्या था कि रिटायरमेंट के बाद जो आपको मंथली पेमेंट मिलती है वो होती है पेंशन, लिहाजा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास 34 एमसीक्यूज क्या कहता है, वेयर एम्प्लॉई इज री एम्प्लॉयड बाय द सेम एम्प्लॉयर और एसोसिएट ऑफ द एम्प्लॉयर, अमाउंट ऑफ पेंशन शैल बी। अगर आप उसी बंदे के पास दोबारा काम करना शुरू कर दें और आपकी एज भी कम है, तो फिर जितनी अमाउंट होगी वो सारी की सारी क्या होगी, टैक्सेबल होगी, लिहाजा अमाउंट सारी की सारी क्या होगी, टैक्सेबल होगी। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। 35 क्या कहता है, वेयर एम्प्लॉई रिसीव्स मोर देन 1 पेंशन, एक से ज्यादा वसूल करेगा तो मैंने आपको बताया हायर एग्जाम्प्ट होगी, लोअर टैक्सेबल होगी। ओनली पेंशन ऑफ हायर अमाउंट शैल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ओनली 1 पेंशन ऑफ स्मॉलर अमाउंट शैल बी एग्जाम्प्ट, ऑल पेंशन शैल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ऑल पेंशन शैल बी एग्जाम्प्ट। आप कहेंगे जो हायर अमाउंट है वो क्या होगी, एग्जाम्प्ट होगी, लोअर जो होगी वो क्या होगी, टैक्सेबल होगी, लिहाजा ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू। लास्ट एमसीक्यू क्या है, मिस्टर जमील रिसीविंग 2 पेंशन, एक 50,000 रुपये, एक 60,000, तो आप बताएं कौन सी टैक्सेबल होगी, तो आप कहेंगे जी लोअर टैक्सेबल है, लिहाजा 50,000 पर मंथ जो है ये 50,000 वो टैक्सेबल है, लिहाजा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। तो यहाँ हमारा लेक्चर क्लोज होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।